Can I optimize my brain power? Absolutely. कैसे? One is that your thoughts. जितने भी नए चीज आप करना चाहता है, ब्रेन विल डिस्करेज यू. जब तक ब्रेन को ये पता चलता है कि ये तो छोड़ेगा नहीं, better to put it into auto mode. What should I do to form better habits? Repetition is the mastery of brain. You can actually develop any skill any point of time in your life just by doing it again and again and again and again. Can you make your brain more creative and innovative? So normally anyone who actually excels in their profession only when they reach that flow state. जब भी आपका skill जितना भी है, उससे भी एक step आगे है आपका challenge. That's the time you attain the flow state. Another problem which a lot of ambitious people are facing, burnout. Yeah, burnout mainly happens because your body and brain is actually not supporting you. What is the solution? Only solution is you need to increase your brain functions and body function. Only an optimized body and optimized brain can actually lead you to success. Is it possible to unlock superhuman at potential? Absolutely. Tell me, if somebody जो smoke भी करता है, drink भी करता है, but फिर वो gym भी जाता है, will the genes forgive that person? There will be a problem. कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जिनका sleep खराब होता है और next day gym में जाता है. That's not at all supported. That you yourself is killing. Sleep is the only one way you can recover. All of this can be disastrous to health. There is no doubt about it. अभी WHO कहते हैं कि third largest cause of death is change in zip code. तो यानी कि आप एक देश से दूसरे देश में गया तो वहाँ पे ऐसे कुछ चीजें हो सकता है जो आपको कुछ जीन को ट्रिगर कर सकते हैं. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट मेरे पे किया. 65 पेजेस की रिपोर्ट है मेरी. इस रिपोर्ट के बाद कैन यू एक्चुअली प्रेडिक्ट कि मैं कितना लंबा जीऊंगा? यू आर स्कैरिंग मी टुडे. आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सजीव नायर, serial entrepreneur, longevity researcher and founder of V-Roots, Lemoverse and World Biohack Summit. उन्होंने इंडिया में बायोहैकिंग और एपिजेनेटिक टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. हम उनसे समझेंगे कैसे कुछ लोगों के जीन्स हार्ट अटैक के लिए ट्रिगर हो जाते हैं और कैसे एक AI हेल्थ कॉन्सियर्ज आपके ब्लड और जेनेटिक डेटा के बेसिस पर रोज़ के लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन चेंजेस सजेस्ट कर सकता है. आप अपने जीन्स बदल सकते तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं एंड दैट कंट्रोल कैन मेक योर लाइफ हेल्दियर एंड लॉन्गर. ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस एपिसोड के एंड में हमने मेरी जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करी है और बायो हैकिंग, लॉन्जिविटी और एप्लिमोजेनेटिक टेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो या अपनी फैमिली के टेस्ट कराना चाहते हो देन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, मेरी रिपोर्ट की बात करते हैं. आपने मेरी रिपोर्ट करवाई. फर्स्ट क्विक, मेरे को सबसे पहले ये जानना है. टेल मी, मेरे साथ रिपोर्ट्स करी आपने, राइट? मेरी रिपोर्ट्स करी. यू टुक, व्हाट डू यू कॉल इट? जीन टेस्टिंग? Yeah, we call this as EPLIMO, that is epigenetic lifestyle modification. इस जो प्रोग्राम है, फर्स्ट स्टेप जो होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट है. ठीक है, तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट मेरे पे किया. अगर अब ये टेस्ट कर लिया, इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट 65 पेजेस की रिपोर्ट है मेरी. इस रिपोर्ट के बाद कैन यू एक्चुअली प्रेडिक्ट कि मैं कितना लंबा जीऊंगा? हाउ लॉन्ग कैन आई लिव एंड हाउ लॉन्ग विल आई लिव? वो हो नहीं सकता, यानी कि दैट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन इसमें जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो होने वाला जो डिसीजेस है, उसके बारे में हम ट्रैक कर सकते हैं. यानी कि दिस आर द काइंड ऑफ डिसीजेस फॉर विच यू कैरी हाई रिस्क. ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. मैं एकदम एग्जांपल समझते हैं. मेरी रिपोर्ट है. यू हैव एनी स्पेसिफिक थिंग्स टू आस्क? नो, आई वांट टू आस्क कि एक बेसिक लेवल पे आई विल ट्राई टू शो एज मच एज आई कैन टू द पीपल एज वेल. अच्छा. That's normally people don't do. हाँ, but I'm very transparent with it. So I'll try to show as much as I can. कि So Raj Shamani decoded. Yeah, तो मुझे decode करो कि इसमें क्या problems हैं, क्या सही है और क्या गलत है. And then I think I have it on the iPad. Okay. So I'll just take it. आपके लिए अगर आप देखें तो the cardiac health अगर आप देखें तो cardiac health में you have a higher risk for LDL cholesterol. तो यानी कि जेनेटिकली आपका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है. ठीक है, जेनेटिकली. हाँ, मेरे घर में है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स. You have it in family. Yeah. Okay. I don't have it, but my family has it. Till now you don't have it. That means that gene is not expressed. Okay. Luckily.
ठीक है. Now, you also have got higher risk for myocardial infarction. क्या होता है इसका मतलब? Myocardial infarction is almost like a heart attack, जहाँ पे आपका जो हार्ट का जो मसल वीक होता है. It's not the block. वो वीक है. MI. ओके. तो और तीसरा देख लो आपके लिए हाई रिस्क है QT यानी कि ये जो आप देखें तो ECG में ग्राफ्स जैसा होता है ना, उसमें PQRT जैसा होता है. सो QT इज समथिंग लाइक अ गैप. तो आपके लिए वो QT प्रोलॉन्ग्ड यानी कि दिस इज नॉट अ डिजीज. हर एक का QT का जो गैप होता है वो अलग अलग होता है. तो मेरा और आपका तो अलग होगा. ठीक है. सो बट यू हैव ए प्रोलॉन्ग्ड QT. ठीक है. तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? मेनली प्रोलॉन्ग्ड QT जिनका होता है उनके लिए दूसरा जो हार्ट डिसीज लाइक सडन कार्डियक डेथ जैसा प्रॉब्लम्स हो सकता है. लेकिन इसको ट्रिगर करना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट ट्रिगर्ड देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके वेट. देन यू सेड सडन कार्डियक अरेस्ट. तो उसमें ये भी लिखा है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की रिस्क मेरे इसमें हाई है बहुत. देखता हूँ. Yes, it's high risk. How can you say that कि मेरे पे हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा है? क्योंकि आपके लिए आपके अंदर वो जीन वेरिएंट है. वो जीन वेरिएंट सडन कार्डियक डेथ क्रिएट कर सकता है. नंबर 1. नंबर 2, वो जीन वेरिएंट को ट्रिगर करने की पॉसिबिलिटी क्या होगा? दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट. मेरे अंदर भी होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का हायर रिस्क वाला जो जीन मेरे अंदर भी है. ओके. तो अभी अगर आप देखें तो इसमें QT इंटरवल जो प्रोलॉन्ग्ड है. तो QT इंटरवल, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल और सडन कार्डियक डेथ में के अंदर तो कनेक्टिविटी है. दोनों जीन के अंदर कनेक्टिविटी है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो QT प्रोलॉन्ग QT का जो जीन को एक्टिवेट मत करे. सो हाउ डू यू डू इट? ओके. नॉर्मली प्रोलॉन्ग QT जिनका भी होता है उनके लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स चैलेंजिंग होता है. नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. सो HIIT, so should I stop HIIT completely? Yeah, you should do moderate exercise as per this. I should not even do boxing and stuff like that because that's technically HIIT. Yeah, otherwise आपके लिए कुछ फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर के साथ बैठ के आपको एक क्लैरिटी के साथ एक बिल्डअप करना पड़ेगा. यानी कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन का एक स्टॉक और सब बिल्ड करके कर सकते हैं. जैसे कि मैंने जब ब्राउज कर रहा था मैंने ये भी देखा है कि आपके जो मैग्नीशियम का जो अब्सॉर्प्शन लेवल बहुत कम है, यानी कि जेनेटिकली. तो यानी कि जितना भी आप फूड खाने से मैग्नीशियम मिलता है, नॉर्मली 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको चाहिए हर एक दिन. लेकिन नॉर्मल तरीके से जो खाने से आप जो भी अवेलेबल होगा दैट विल नॉट बी इनफ फॉर यू. यू नीड मोर. ठीक है. मैग्नीशियम ऐसा एक मिनरल है जो जिनका इम्पैक्ट हर एक चीज़ के ऊपर होता है. नॉट जस्ट मसल, नॉट जस्ट ऑन द स्लीप. कुछ लोग सोचते हैं कि मैग्नीशियम इज कनेक्टेड टू स्लीप. इट हैज़ गॉट एवरीथिंग टू डू विद द मसल्स ऑफ द हार्ट, एवरीथिंग. तो ये सब कनेक्टेड है. तो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारा एक क्लाइंट जो एक मल्टी मिलियनर है गुजरात से. तो उनका जो रिपोर्ट आया उनको QT प्रोलॉन्ग QT था. तो उनके लिए मैराथन वाज नॉट रिकमेंडेड. नॉर्मली प्रोलॉन्ग QT वालों के लिए मैराथन रिकमेंडेड नहीं है. तो हमारे जेनेटिक काउंसलर्स ने कहा कि मैराथन इज़ नॉट रिकमेंडेड. ही स्टार्टेड लाफिंग. तो उन्होंने कहा तो 2 साल से मैं तो मैराथन तो दौड़ रहा हूँ. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मैराथन. तो 2023 में उन्होंने मैराथन में, दिल्ली मैराथन में कोलैप्स हुआ. तो उसके बाद एक और बार उनका काउंसलिंग किया और तो वी कुड फिक्स सर्टन थिंग्स लाइक देयर आर सर्टन कनेक्शन, सम कोरिलेशंस. स्पेशली उनके लिए मैग्नीशियम का प्रॉब्लम था. मेरे ख्याल से अब वो फिर एक बार मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया, बट आफ्टर टेकिंग सम मैग्नीशियम IV. So this is the way you can actually personalize. So ये तो negatives की बात कर ली और अब negatives पे we'll go deeper. But
ये बताओ कुछ पॉजिटिव भी है? पूरा पॉजिटिव है ना। अच्छा 250 तो पॉजिटिव है। अच्छा थोड़े से ही है। आधा तो मैं डर गया कि अब मैं पॉडकास्ट बनाऊं पहले कि मैं ये फिक्स करूं। कि सडन, क्योंकि इसमें एकदम फर्स्ट पेज आप पढ़ते हो और सामने आ जाता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट रिस्क, एंड आई एम लाइक भाई ये मतलब पॉडकास्ट के बीच में तो ना हो जाए कुछ। नहीं, प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी तो बहुत सारे लोग अब यंग एज में ही सडन डेथ होता है। वी आर सीइंग इट हैपनिंग एवरी डे। जिम फ्लोर में तो कोलैप्स होके यू नो दे लुक हेल्थी, दे ईट हेल्थी, उसके बाद भी। हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे आपका जो ऐसा जीन वेरिएंस होता है, जो जीन वेरिएंस आपके अंदर है, तो अगर आपको उसके बारे में एर्लियर इंफॉर्मेशन मिल गया तो इफ यू हैव एक्चुअली ब्लॉक द ट्रिगर, यू हैव सेव्ड योर लाइफ। so you're telling me कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा there was this one kid, I think 25 year old था वो, and वो बैडमिंटन खेलते खेलते कोलैप्स हो गया। देखा आपने वो वीडियो? नहीं। I'll show you that, it's scary। कि वो बैडमिंटन खेल रहा है, हेल्दी अडल्ट, नॉर्मल, एंड ही इज प्लेइंग वेरी वेल। वो बैडमिंटन खेलते खेलते जस्ट कोलैप्स्ड एंड सडन लाइक हार्ट फेलियर एंड डेथ। सो यू आर टेलिंग मी कि अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कि जो हेल्दी फिट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो जिम जाते हैं, जो यंग लोगों में हम डेथ्स देख रहे हैं, वो इसलिए भी होती है क्योंकि वो अपने जीन के अकॉर्डिंग कुछ गलत काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वही हो सकता है। लोग तो वैक्सीनेशन के ऊपर ब्लेम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट मे नॉट बी ट्रू, लेकिन वैक्सीनेशन का भी आपको पता है, कोविड का वैक्सीनेशन उन्होंने टेस्टिंग के लिए उतना टाइम नहीं मिला। नॉर्मली क्या होता है कि जब वैक्सीन और उस तरह का ड्रग्स मार्केट में आने के पहले बहुत सारे जो टेस्ट करके वेदर इट विल ट्रिगर सम जीन वेरिएंट, ये सब टेस्ट करते हैं, बट दैट हैजंट हैपेंड। हो सकता है कि ये वैक्सीन कुछ लोगों के अंदर कुछ जीन वेरिएंट्स को एक्टिवेट करते होंगे। ओके, like somebody has got a gene variant carrying say gene variant for sudden cardiac death, हो सकता है कि ये जो वैक्सीनेशन उसको एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते होंगे, पता नहीं, आई एम जस्ट गसिंग। बट ऑफ कोर्स इस तरह का जो सिचुएशंस अगर आप देखें तो डेफिनेटली देयर यू कैन एक्चुअली ट्रेस इट बैक। सो अदरवाइज टेल मी, सौरव गांगुली, he was a cricket player, and you know after that he was when on the gym he had a major kind of collapse. I didn't know about it. Yeah, it was about 3 or 4 years back. तो गलत आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स बन गए, राइट? रन क्लब्स हो गए, HIIT हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, सब वो ट्रेंड और एक्साइटमेंट में कर रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूँ, यानी कि आप जो भी आपके लिए ठीक लग रहा है वो करते रहो। इफ़ यू वांट टू गो वेरी स्पेसिफिक ऑन एनीथिंग, जैसे कि आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज में जाना है, कुछ स्पेसिफिक डाइट प्लान में जाना है, सी राज, देयर आर पीपल, आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों के जेनेटिक रिपोर्ट देखे तो देर आर सर्टन जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। आप जो फैट जो खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करने का जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होता है आपके अंदर, अगर वो जीन्स इम्पेयर्ड है, यानी कि उसमें कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, यू डिडंट नो अबाउट इट, आपने उनको कीटो डाइट में डाल दिया, टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन? इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर। या सो कुछ लोग सोचते हैं कि हरे सब कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर है, जेनेटिक्स में कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट जेनेटिक्स इज एवरीथिंग, लेकिन आपको कुछ हार्ड कोड, आपके अंदर को जो हार्ड जो कोड है वो इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर बिल्ड करना आसान है। ट्रू। हैव यू सीन द हाइरॉक्स ट्रेंड? या तो वो भी हर किसी को नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। करना तो चाहिए, लेकिन उसके पहले तो आपको जीन टेस्टिंग, आपको पहले तो समझना चाहिए व्हाट इज योर कोड। वाओ, देयर इज डाइट जो लोग फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, योर हाइरॉक्स जैसे ट्रेंड्स, रन क्लब्स, साइकिलिंग, और वो HIIT जो जाके साइकिलिंग क्लब्स एंड राइड क्लब्स, 50 तरह के ट्रेंड्स, ऑल ऑफ दिस कैन बी डिजास्ट्रस टू हेल्थ इफ हमने जीन हमारा नहीं एक्सप्रेशन को, हमारे जेनेटिक प्रोफाइल अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो डिजास्टर्स ही हो सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड दिस इज वंस इन योर लाइफ टाइम अफेयर, यानी कि इस आपने जो टेस्ट किया है, यू डोंट हैव टू डू इट अगेन।
दिस इज वंस इन योर लाइफ टाइम. सो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपने डिकोड कर दिया पूरा, तो यू नो सिर्फ एक जेनेटिक टेस्ट करने से मतलब तो नहीं है. यू विल गेट ओनली द रिपोर्ट एंड ओनली शो द रिस्क फैक्टर्स. उसके बाद एक्सपर्ट्स उसको कोरिलेट करके आपसे कहना चाहिए कि दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट दीज आर द काइंड्स ऑफ ट्रिगर्स, एंड उसके मुताबिक किस तरह का एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम आपके लिए बनाएं, और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंट करने से आप वो ट्रिगर को ब्लॉक करें. हर किसी को क्यों कराना चाहिए? जो भी ज़िंदगी को सीरियसली ले रहे हैं और you know they have I would rather say wanted to contribute more into their life, into the society, and they think that if their life is worth, everyone thinks, but at the same time कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, जब कुछ बीमारी हो गया जाएगा उस टाइम देख लेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर वेलनेस इज ऑलवेज चीपर देन इलनेस. जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे जो कितना खर्चा होता है उसके बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वेलनेस के ऊपर तो आपका कंट्रोल है. किस तरह का जिम में जाना है आप डिसाइड कर सकते हैं. हाउ मच सप्लीमेंट्स यू नीड टू टेक, व्हाट प्राइस you can decide. So I always find that wellness is always cheaper than illness. So this is a preventive measure you need to take once in your life. That's it. और उसके बाद आपका जो मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम हमने बना के आपको देते हैं, and also we give you a hand holding for 3 months just to create new behavior pattern. और उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट लाइक आपका एक ऑपरेटिंग मैनुअल आपके हाथ में आ गया. क्या कॉस्ट होती है इसकी? आई थिंक इट्स 45,000. या ओके, 45,000 इज द प्राइस नाउ. और इसमें 3 महीने का जो हैंड होल्डिंग कोचिंग भी होता है. ओके, so 45,000, that's expensive for Indians, like a lot of Indians, right? But people who are serious people who can afford it, they'll afford it. It is expensive, but at the same time when you look at expensive means you'll have to compare also. जैसे किससे कंपेयर करके हम कर सकते हैं, यानी कि इसमें एक लाइफस्टाइल डिजीज का कॉस्ट कितना हो सकता है? वो आप बताओ. If someone can actually go through the program and अगर वो a possible one lifestyle, suppose hypertension or maybe a sudden cardiac death अगर prevent कर सके तो मेरे ख्याल से 45,000 is not a big deal. Fair. Yeah. But कितना मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? अब ये तो मेरी जीन्स हैं, ये मेरे को प्रॉबली मेरी फैमिली एंसेस्ट्रल हिस्ट्री से आया होगा, राइट? दैट्स व्हाट यू आर टेस्टिंग. कि इसमें कुछ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टेस्टेड, राइट? इट्स नॉट कि मेरी अभी आज लाइफस्टाइल कैसी है. नहीं, उससे जो जीन में कुछ वेरिएशन हुआ है तो इस टेस्ट में मतलब नहीं होगा. हाँ, तो ये तो बस जो मैं फैमिली से मेरे पास आया. तो जिस चीज़ के साथ मैं बॉर्न हुआ हूँ, जो मुझे फैमिली से डर है, वो इसमें आ गया. अब ये मेरी रियलिटी है, राइट? हर किसी की अलग अलग होगी, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता, ये बनेगा. अब मैं मॉडिफाई कितना कर सकता हूँ? मुझे पता चल गया इन्फॉर्मेशन की ये 15 चीज़ें हैं आउट ऑफ 275 जो मेरे में खराब है. जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. सो इसलिए हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स यानी कि किस तरह से आप उसको बाहर से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. तो जो ट्रिगर्स मैं बता रहा हूँ और ट्रिगर्स को ऐसे ब्लॉक करें, दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट एज एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन. वो तो 100% कर सकते हैं. एंड हाउ मच इज इट पॉसिबल कि अगर मैंने, यू आर टेलिंग मी एग्जाम्पल कि हाई फाइबर डाइट कर लो, मेरे से जो किसी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कंट्रोल कर लो, LDL HDL कंट्रोल कर लो, एंड जो आपने सैचुरेटेड फैट्स या मोनोसैचुरेटेड फैट्स के ऊपर बात करी, वो उसका कंट्रोल रखो बस. अब जब अगर ये कर लिया, क्या गारंटी कि इसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं होगी मुझे? यू हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड योर रिस्क, नो? जैसे कि एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड एक्ट्रेस, जेनेटिक्स के बारे में जो भी बात करते हैं, एक्चुअली स्टोरी कम्स इन एनी ऑफ दोस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. जिन्होंने जब ये टेस्ट करवाया था इन द US में, तो उनको ब्रका जीन यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर में होता है उसका जो हाई रिस्क थी, और उन्होंने ब्रेस्ट रिमूव कर दी. Then the risk has come down from 89% to 2%. That's a big number coming down. Yeah, that's the main thing. And that's what will happen with this. Yeah, क्योंकि जीन को आप चेंज नहीं कर सकते. जीन एडिटिंग तो है लोग दुनिया में आज, बट वो तो ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं है. तो एटलीस्ट यू कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द जीन्स. और
आप जो बाहर से जो ट्रिगर्स होता है, अभी WHO इज एक्चुअली ऑफिशियली दे हैवंट कम आउट विद दिस, बट स्टिल मेरे ख्याल से आने वाले हैं इस तरह का एक रिपोर्ट जहाँ पे कहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इज चेंज इन जिप कोड। तो यानी कि आप एक देश से दूसरे देश में गया तो वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें हो सकता है जो आपको कुछ जीन को ट्रिगर कर सकते हैं। वाओ, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश। इट्स पॉसिबल। जैसे कि हमारा जो एप्लिमो के साथ एक सुपर ऐप है ट्रिगर नाम का, इसके अंदर हमने एक AI बिल्ड किया है। जो AI है जो आपका जो जेनेटिक रिपोर्ट और आपका जो लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट जो भी है, ये दोनों को पढ़ के कोरिलेट करके it gives you suggestions on a day-to-day basis. We call it as a AI health concierge. Now, अगर मैं उनसे पूछ लें कि भैया मैं तो जापान जा रहा हूँ, looking at my Eplimo report and the latest blood report, suggest me which all dishes I should avoid when I am there. It will give you that list. Interesting. So you are saying कि जीन टेस्टिंग के बाद, जीन रिपोर्ट होने के बाद, इफ़ पीपल फॉलो जो उनको सजेशंस दिए गए हैं या जो भी उनकी रिपोर्ट में है, यू कैन सेव समवन्स लाइफ। एब्सोल्युटली, आई टोटली बिलीव इन दैट। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर हमने तकरीबन 15,000 से ज़्यादा केसेस डील किए हैं। वी हैव सीन ड्रामेटिक चेंजेस। लोग क्यों नहीं करते हैं? जब ये इन्फॉर्मेशन आउट है तो बहुत बड़ी चीज़ कम है, इसलिए हम बात कर रहे हैं ना। अवेयरनेस कम है। यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग तो मार्केट में है, यानी कि 4-5 कंपनीज इंडिया में कर रहे हैं, बट जस्ट बाई गिविंग अ रिपोर्ट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। इट्स एक्चुअली फाइंडिंग द ट्रिगर, हाउ टू ब्लॉक द ट्रिगर, किस तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्रिएट करना है, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना है। सो वी नीड टू डू दैट इन देयर प्रोग्राम। बट जिन लोगों को पता है वो भी इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। व्हाई डू यू थिंक? जिन लोगों को पता है, कितना उनको पता है मुझे पता नहीं है। तो जो लोगों को सही तरीके से पता होता है तो डेफिनेटली दे विल जंप इन, बिकॉज इफ आई कैन एट लीस्ट reduce the chance of one deadly disease, I will make an investment for that. Yeah. और forget reduce the chances, अगर 1-2 साल डिले कर दी, बिल्कुल exactly. बट जैसे आपने बताया कि आपका एक क्लाइंट है, उनको आपने बोला मैराथन नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर दिए वो तो, एंड देन कोलैप्स हुए। तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो कर देंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि जो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो सब कुछ ठीक है। लोग, कैंसर आपको पता है, कैंसर जब आप डिटेक्ट करने के एटलीस्ट 5-6 years back it started growing. Even in some cases 10 years back must have started growing. And you think that you're healthy. Yeah. You have no idea. Yeah. So that's a problem. So there are another problem also what we are seeing now is that excessive consumption of supplements. जहाँ पे without properly knowing about it. जैसे हमारा एक केस था, this is a lady, very fair, like a beautiful lady, but she was always having the problem, skin rashes होते रहती थी, reddish color. जब भी, whenever she goes out, the skin becomes red, itching and all those kinds of stuff. And for the last 15 years, she has been on anti-allergic drugs. And no solution. When she went through this program, we identified that she has got a higher risk for a particular disease called sarcoidosis. It's a very rare kind of disease, which generally वो lungs का जो एक issue होता है. Later on, it can become something like lung cancer. And she had the higher risk. And इनको जो ट्रिगर करने वाला चीज़ क्या होता है? Vitamin D, higher dose. Higher concentrations of vitamin D. तो ये लेडी पिछले 15 साल से विटामिन डी सप्लीमेंट कर रही थी. दैट इज, इस रिपोर्ट आने के बाद हमारे काउंसलर्स ने कहा कि आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बंद कर दो और देख लो व्हाट विल हैपन.
In 3 weeks' time, she was absolutely normal. She could actually walk on the sun. So you said extra supplementation, excess supplementation. ये बहुत लोग करते हैं. Excess यानी कि improper. Supplementation should be personalized. There are कुछ ऐसे कुछ supplements है, कुछ vitamins है, minerals है that is not cannot create any problem. Like vitamin C, हमको चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी में तो प्रोडक्शन ही नहीं है विटामिन सी का, तो हमको खाने से मिलना चाहिए, खाने से नहीं मिल रहा है तो सप्लीमेंट करना ही चाहिए. जैसे कि यू नीड टू हैव सर्टेन मिनरल्स, मैग्नीशियम, क्योंकि 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम तो हर एक दिन खाने से मिलना मुश्किल है. बट देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक एक कॉमन थिंग मैं बताता हूँ, बी वाइटामिन, बी कॉम्प्लेक्स. लोग सोचते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स है मोस्ट सेफेस्ट वाइटामिन, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है. अगर ज़्यादा ले लिया तो फिर भी तो यूरिनेट करके तो बाहर जाएंगे. बट इफ यू हैव ए म्यूटेशन ऑन अ पर्टिकुलर जीन कॉल्ड MTHFR, जैसे मेरा है, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल. कौन से बी वाइटामिन कैन क्रिएट प्रॉब्लम, कौन से बी वाइटामिन शॉर्टेज आपके अंदर है, उसके मुताबिक आपको डोसेज सेट करना पड़ेगा. इतना तो किसी को पता ही नहीं होता, पता ही करते ही नहीं है. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. बट आई थिंक द कमिंग डेज इट्स गोना हैपन, क्योंकि सी बायो हैकिंग जब हम उसके बारे में बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. मेरे ख्याल से बायो हैकिंग इज नथिंग बट हैकिंग योर ओन बायोलॉजी. आपके बायोलॉजी पहले तो समझना चाहिए, उसके बाद ही हैक कर सकते हैं. यू नीड टू नो द कोड. एक्सप्लेन मी. चलो सिंपल मास्टर क्लास ऑन बायो हैकिंग. क्या होता है? व्हाट इज बायो हैकिंग? बायोहैकिंग इज बेसिकली हैकिंग योर ओन बायोलॉजी, यानी कि टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन बायोलॉजी. जब मैं बायोलॉजी के बारे में बात करूं तो बायोलॉजी में इसमें फिजियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, न्यूरो साइंस होता है, सबको मिला के टेकिंग चार्ज मीन्स व्हाट, जब मेरे ख्याल से जब आपके बायोलॉजी के ऊपर आपका कंट्रोल जब खत्म होता है, उस टाइम आपको कोई दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी कि चाहे वो डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल्स हो. जब तक आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है तो सब कुछ बढ़िया है. Why biohacking? Why this name? Some people don't like the name biohacking, hacking and all those stuff. It happened only because it emerged from Silicon Valley. Then when Silicon Valley people, when they do it, they put all those kinds of tech related names. Yeah. Otherwise, it's not rocket science. जब मैंने 2016-17 में longevity के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया, that was the time I connected with this field of biohacking and जो लोग बायोहैकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं वेस्ट में. और इंटरेस्टिंग बात है कि राज की बहुत सारे टेक्निक्स वो लोग यूज़ करते हैं, उसमें कुछ एक्सट्रीम टेक्निक्स है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निक्स हैव गॉट सम ईस्टर्न कनेक्शन. ओके, जैसे कि ब्रेथ वर्क इज नथिंग बट आवर प्राणायाम इन अ डिफरेंट वे. ग्राउंडिंग, अर्थिंग, हमारे यहाँ पे तो आपके जो ग्रैंडफादर या उसके पेरेंट्स को देखे तो दे वर नॉट यूजिंग फुटवेयर. सो ग्राउंडिंग और अर्थिंग वाज नॉर्मल फॉर इंडियंस. जैसे कि फर्मेंटेड फूड इज अ बायोहैकिंग टूल. तो हम साउथ इंडिया में तो फर्मेंटेड फूड ही खाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इडली, डोसा, एवरीथिंग इज फर्मेंटेड, पिकल्स. तो यानी कि बहुत सारे चीज़ें जो हमारे यहाँ पे थे, वही चीज़ों को ब्रांड करके एक डिफरेंट लेवल पे लेके आया. दैट्स ऑल. The key factor I found in biohacking is knowing your own, information. जो आपके जो कोड को समझना. Basically, we are run by 3 major codes. One is the DNA code. Second is your metabolic profile. यानी कि जैसे आपके बॉडी अब जो भी पी रही है और जो भी खा रहे हैं वो सब कैसे कंज्यूम कर रहे हैं. And then your microbiomes. What is their profile? So if you get a detailed information about all these 3, मेरे ख्याल से you can hack. Okay. You can hack means you can take charge. You can take charge. अभी जो information आपको मिला इसके बारे में, तो once you start working on it, you are actually taking charge of it. Otherwise, you are just doing guesswork. Biohacking allows you to do very precise, very specific, targeted work. But isn't it too much? Depends. समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये करो, वो करो, इससे ये देखो, ये नंबर, ये एनालिटिक्स, इतना मैं सो रहा हूँ, इतना मैं उठ रहा हूँ, इतने ग्राम ये खा रहा हूँ, इतने ग्राम मैं I was happier when I was naive. I'm not too much into that. I also don't believe in all that detailed
kind of, because most of the people are becoming paralytic with details. Eexactly. लोग Yeah. पैनिक होते जा रहे हैं, लोग irritated, people are going paranoid about the whole thing. Yeah. मेरे ख्याल से we run a program called Human Performance Optimization. HPO कहते हैं. So what we do is that once you have to really decode your information, उसके मुताबिक आपके लिए एक पूरा ऑपरेटिंग मैनुअल तैयार कर दिया. And then you are actually, running your body, your biology based on that operating manual. That works. So all the time you keep on testing all those kinds of different factors, and वो तो मेरे ख्याल से that's a psychological disorder. So जैसे मेरे लिए अब ये बनेगा ना, this blueprint you will make it for me. Yeah. Right? What will happen अगर मैंने 3 महीने फॉलो किया जो आपने मुझे बताया, बेस्ड ऑन माई रिपोर्ट, बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बंच ऑफ स्टफ, आप लोग जो मेरे लिए एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट रेडी करोगे. दिस इज हाउ माई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज, ताकि मैं अपना ह्यूमन पोटेंशियल बढ़ा सकूँ. बिल्कुल. परफॉर्मेंस बढ़ा सकूँ. क्या होगा अगर मैंने 3 महीने फॉलो किया तो? what immediate results आप 3 महीने के अंदर जो देख सकते हैं, एक है कि you will see a massive energy difference in your life. Okay. Your basic functions, जैसे कि आपका sleep जो होता है, digestion जो होता है, इस तरह का फंक्शन में you will definitely see a massive improvement. मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, but you will see that big difference. क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट को आपके जेनेटिक प्रोफाइल के मुताबिक चेंज कर रहा है. So then you are actually in real sync. That gives you a lot of advantages. So if you ask me, कुछ लोग ये सवाल तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा, यानी कि what difference it makes, how do I know? Yeah. Because suppose अगर बीमार हूँ तो कुछ दवा खाए तो मुझे पता चलता है, my headache is gone. But how will you will know in terms of energy levels, in terms of endurance, in terms of your sleep, in terms of your digestion. मैंने ये भी देखा है कि in terms of behavioral patterns, जब आपका ये जो internal systems change होता है ना, उसके मुताबिक आपका behavioral pattern change होता रहता है. क्योंकि just imagine एक example, जैसे आपके खाने में ज़्यादा fibers डालना शुरू कर दिए. Okay? That's something which you're going to do now. Yeah. Now automatically I'm telling you're going to have more healthy microbiomes, and you start taking more of dark chocolate and all those kinds of stuff, you can see more serotonin production. So automatically you will feel good. That's what everyone wants. Ultimately, that's what. That's ultimate biohack. So that's the way it goes. True. Can I optimize my brain power? Absolutely, 100%. कैसे? There are so many different ways to do it. जैसे कि one is that your thoughts. इसके ऊपर तो बहुत सारे चर्चा होता है, यानी कि you talk about something called thought process re-engineering. Yeah, that's where I got my PhD. Yeah. Okay. क्या होता है thought process re-engineering? How do you re-engineer? किस तरीके से आपका thought process को re-engineer करे? यानी कि explain with example. Okay. Now एक सिचुएशन हो रहा है, सपोज अभी यहाँ पे पावर फेलियर हो गया, सपोज इमेजिन. सो इन विच वे आई एम गोइंग टू रेस्पॉन्ड और यू आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड मे बी डिफरेंट. सिचुएशन सेम ही है ना, क्यों हम दोनों अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड हो रहा है? इट्स मेनली बिकॉज द काइंड ऑफ थॉट वी गेट व्हेन एन इंसिडेंट हैपेंड. तो वो जो थॉट है, वो थॉट उस मोमेंट से नहीं होता है. वो जो सोच जो भी आता है, द थॉट्स विच इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. जैसे कि आपके बचपन से लेके आज तक, नॉर्मली इट सेज दैट यू आर स्टोरिंग डेटा, योर ब्रेन इज स्टोरिंग डेटा 3 months प्रायर टू योर बर्थ. सो वहाँ से लेके जितना भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है, ब्रेन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड प्रोसेस करके एक सोच क्रिएट कर रहा है. Yeah. So you cannot change thoughts just like that. कुछ लोग कहते हैं कि you have to change your thoughts. You cannot, because that's the way you are being programmed. That's the pattern. Yeah. It's already created. Now the only thing on which you can work on, जैसे मेरा एक सोच आ गया और
normally the thought will lead to what? An action or a word. Yes or no? Yeah. तो इसके बीच में पहले तो इसके बीच में मैं इंटरवीन कर सकता हूँ. I got a thought. How I need to reflect now is something which should be my choice. Yeah. इसलिए मैं कहता हूँ कि you have to put a filter called choice. That's how we start making people practice this. कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, जो सोचने के पहले ही मैं बात करता हूँ. ऐसे कभी नहीं होता, सोच के ही बात कर रहे हैं. So how do you change the way you think? You cannot change the thought. How do you change the way you think? The way you think, generally, that is what we call it as paradigms. So thought process re-engineering हमने जो स्टडी मैंने किया है वो इसलिए मैंने किया क्योंकि मैंने तो 2000 से लेके बहुत सारे मोटिवेशन प्रोग्राम्स किया. लॉट्स ऑफ माइंड पावर प्रोग्राम्स मैंने किया, यानी कि हजारों लोग अटेंड किया. लेकिन ऑनेस्टली मैंने देखा है नॉर्मल मोटिवेशन, माइंड पावर, ऑल दोस काइंड्स ऑफ स्टफ, जनरली दी लॉन्जेविटी इम्पैक्ट ऑफ दोस प्रोग्राम्स अगर आप देखें तो होता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, वेरी शॉर्ट. उसके बाद तो नॉर्मल लाइफ तो उनको कंप्लीटली स्वालो करते हैं. सो इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग सक्सेसफुल है, कंसिस्टेंट है, परफॉर्मर्स है, what is the difference? Where is the difference? That was the time I started studying more about brain and neuroscience, just from kind of an academic interest, but it was really exciting क्योंकि science से कहते हैं कि 90% of what you know about your brain is being found after 1990. So it's a new science as such. अगर आप very new. So neuroscience में neuroscientist होता है, neurophysicians होता है. We think that it's all their job. I consider my hand as separate from me. This is my hand. लेकिन जब ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि that's me. Yeah. So the first and the foremost awareness we should have is that I'm not my brain. Okay, my brain is another organ. Okay. And the most interesting thing, Raj, what I understood in my life is that the most trainable organ in your body is brain. How do I train it? Whichever way you want to train, only thing is that you should know the techniques of training, that's all. Tell me, okay, there are 2 types of people. एक सोचते हैं कि हर चीज़ में उनको गलत ही लगता है. एक लिमिटिंग बिलीफ होता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, राइट? In fact, I was reading about people who make it big versus people who don't. दो अगर लोग हैं, सेम क्लास से निकले, सेम बैकग्राउंड से निकले, सेम स्कूल से निकले, सेम लेवल का टैलेंट है, सेम लेवल का IQ है, सेम अपॉर्चुनिटी, उसके बाद भी एक जीत जाता है, एक नहीं जीतता है. एंड वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस इज एक इंसान देखता है कि मुझे क्या चाहिए और एक इंसान देखता है कि क्या क्या चीज़ें जो मुझे स्टॉप करती है वो चीज़ से पहुँचाने से, राइट? सो इफ़ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, प्रॉबेबली मैं देखूंगा कि यार ये गोल है, ये मुझे चाहिए, नहीं अपॉर्चुनिटी है, मस्त है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी. कोई और देखेगा उसको जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचता है, वो इस तरीके से देखेगा कि यार इसमें तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतने सारे लोग हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं, चैलेंज, दे ओनली सी चैलेंजेस, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. तो कुछ जो लोग बहुत नेगेटिव ही सोचते हैं, हर बार उनको लिमिटिंग बिलीफ होता है खुद के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, हर चीज़ ब्लेम कर रहे होते हैं. वो लोग कैसे री इंजीनियर कर सकते हैं खुद को या खुद के थॉट्स को कि ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं देखें, एंड देन दे सी अपॉर्चुनिटीज इन अ वे दैट दे ओनली सी ऑफ. पहले तो उनको समझना चाहिए कि दिस इज ऑल प्रोग्राम्ड. ऐसा नहीं है कि ये तो ओरिजिनल है. यू आर बोर्न ओरिजिनल, बट आफ्टर दैट यू गॉट प्रोग्राम्ड. कोई भी दुनिया में उस तरह का लिमिटेशन का जो टैग लेके नहीं आया था, आप इतना तक ही परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कोई टैग नहीं है. तो वी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे ब्रेन ने पूरा चीज़ स्टोर कर दिया. सी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द वन मेजर डिफॉल्ट सेटिंग फॉर योर ब्रेन इज दैट द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर ऑटोक्रेटिक. उसको ऊपर उंगली उड़ाने के लिए कोई भी नहीं है. दे टेक द फाइनल डिसीजन. अगर मेरे ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गर्म है, और देन आई विल स्टार्ट स्वेटिंग. Maybe this may be 20 degree, but still I'll sweat. Yeah. So the fact don't count. Yeah. So that is what the first and the foremost thing. यानी कि जैसे आज के दिन में मुझे जो लग रहा है, जो चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है,
That's my brain's perception. Hmm. There is nothing called reality. It's all perceptual reality. सही है ना? सोच लो. My reality and your reality is different True. for every single thing. True. So this perceptual reality is created by whom? By the kind of data which is being stored. Hmm. So brain takes 5 inputs: what you see, what you read, what you hear, whom you listen to, what you touch, what you associate, like the kind of kinesthetic, what you taste, what you smell. That's the 5 senses. Hmm. So based on that, the brain has already created storage data. And based on that, you are actually continuously processing every single incident. So right now, जो भी मेरा जो brain जो thoughts emit कर रहे हैं, वो अभी तक जो stored information के मुताबिक है. Hmm. अगर वो stored information गलत है, तो गलत सोचा जाएगा. And second thing is, who stores the information? I am actually allowing the brain to store the information. Hmm. आज से लेके मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आज से लेके किस तरह का जो डेटा मेरा ब्रेन स्टोर करना है, वो मैं डिसाइड करने वाला हूँ. तो 1 साल के बाद तो उसका फर्क तो मैं देख सकता हूँ easily. So but people don't know. That's what I said. They think that they are their brain. Because either you can master your brain or your brain will master you. True. But लोगों को ये पता होने के बाद भी लोग अपनी जो थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर पाते. क्योंकि इतना स्ट्रांगली डीपली एम्बेडेड स्टोरेज है. सो यानी कि जब मैं एक चीज़ करने के लिए सोच रहा हूँ, तुरंत इनर वॉइस आता है कि ये तो नहीं होगा, इट्स नॉट गोना हैपन. Because that inner voice is the stored data, Yeah. which is actually continuously playing. Yeah. And another thing is, we should know that the brain, what is the major role of the brain? Hmm. Major role of your brain is not to fulfill your dreams. आपके लिए गाड़ी खरीदना है, आपका घर बनाना है, वो सब ब्रेन के लिए कुछ भी नहीं है. You have got 60 trillion cells in your body. हर एक सेल के अंदर हर एक सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है. पूरा चीज़ को मैनेज करना है ब्रेन को. So, when you are processing 2000 bits per second consciously, your brain is processing, your non-conscious brain is processing 400 billion bits per second. 400 billion bits per second. तो यानी कि उतना खाम है उनके लिए करने के लिए. तो वो क्या करते हैं? जो भी चीज़ आसान है वही करते रहते हैं. That is why we call it as brain always chooses the path of least resistance. Yeah. सो मैं लोगों को समझाने के लिए आसान एक सिंपल सवाल पूछता हूँ. यानी कि इन योर डाइनिंग रूम यू हैव अ डाइनिंग टेबल एंड यू हैव 8 चेयर्स. हर एक रात में जब आप खाने के लिए बैठेंगे तो एक ही सेम चेयर पे आप बैठेंगे. व्हाई द हेल यू कांट चेंज? बिकॉज योर ब्रेन डजंट वांट यू टू चेंज. Even one person told me that if I change the chair, I don't get digestion. Because brain doesn't want to consume energy on unnecessary things. Because it has to consume a lot of energy for all the other things. तो जितने भी नए चीज़ आप करना चाहता है, brain will discourage you, continuously discourage you. जब तक brain को ये पता चलता है कि ये तो छोड़ेगा नहीं, this guy is going to be continuously going to hammer me on this, better to put it into auto mode. And that's how when somebody started smoking, it was not a good experience. Pleasant तो नहीं था शुरुआत में. बार बार उन्होंने की और उस टाइम तो वो जो स्मोक, वो जो स्मेल और जो टेस्ट कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगा. लेकिन peer group pressure, he has to do it again and again and again. The brain was under pressure. Then the brain thought, any which way this guy is doing it anyway, so let me put it into auto mode. That's what we call it as habits. So what should I do to form better habits? Repetition. Repetition is the mastery of brain. बस irritate करके खुद को बार बार. Repetition, repetition, repetition. I call it irritation. Whether you like it or not, anything you repeat, it becomes permanent. So that is why I always tell people that, you can actually develop any skill, any point of time in your life, any skill, and you can become an expert just by doing it again and again and again and again with the support of a mentor. Because otherwise you may be doing it the wrong way. So the only way to reprogram your brain
इज न्यू हैबिट्स बनाना, एंड देन न्यू हैबिट्स तभी बनेगी जब आप रिपीट करते जाओगे, इरिटेट करोगे खुद को. देयर इज नो अदर वे. राज समझना It's चाहिए कि basic. 94 to 96% of all what you do is controlled by your non-conscious part of the brain. It's only the 4 to 6%, the conscious part of the brain, which we call it as a prefrontal lobe and all is controls. तो यानी कि अगर आपको एक कॉन्शियसली आपको एक लाइफ बिल्ड करना है तो यू हैव टू एम्पावर योर कॉन्शियस ब्रेन. ये बहुत बेसिक नॉलेज सबको पता है, बट इट्स डिफिकल्ट टू डू इट. Because the non-conscious is 93 times more But powerful. are there tricks which can help me? जैसे I've heard neurobics is one of those tricks कि जिससे आप रोज अगर ब्रेन को चैलेंज करो for by doing something with your non-dominant hand या कुछ ऐसा चीज जो आप डेली नहीं करते हो, सिमिलरली जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज करते हैं. हाँ, तो वो हेल्प करता है. डेफिनेटली न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए जो भी अनफेमिलियर चीज़ें आप करते हैं तो उससे न्यू न्यूरल कनेक्शंस क्रिएट होता है. बट इफ यू रियली वांटेड टू क्रिएट अ न्यू हैबिट विच हैज़ टू बिकम अल्टीमेटली अ न्यू बिलीफ, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. देयर इज नो अदर वे. अदरवाइज कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए आपके ज़िंदगी में जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन इमीडिएटली कनेक्ट हो जाए, जैसे कुछ पेन फैक्टर्स हो जाए, some rapid transformation हो जाए. So there are possibilities, but in normal way I think it is possible, but we need to be patient and we need to be repetitive. और तो मुझे लगा कोई बढ़िया हैक दे दोगे. नहीं, but to do that मेरे ख्याल से ये सब चीज़ करने के लिए आपका ब्रेन को सही तरीके से फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि how much ever you wanted to achieve in your life, अगर आपका हार्मोन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो you won't be able to do it. सही से फंक्शन करना मतलब क्या होता है? सो अगर आपके जो हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू मे गेट स्टक. व्हाट टू डू नाउ? आई एम कंफ्यूज्ड. यार there is a certain hormones called acetylcholine, norepinephrine. These are kinds of things which are actually controlling your focus, attention, alertness. अगर उसमें कुछ कमी है तो यानी कि only an optimized body and optimized brain can actually lead you to success. So you're telling me the reason is कि इतने entrepreneurs, इतने CEOs, इतने leaders जो law of attraction follow करते हैं, visualization follow करते हैं, techniques, tricks, mastery, skills सब सीख लेते हैं और उसके बाद बहुत मेहनत भी करते हैं. Even after doing all that hard work of doing all sorts of skills and all sorts of extra dream manifestation, all of these things as well. उसके बाद कुछ ही लोग successful होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. तो the difference is brain optimization. Brain and body. Because your hormonal, see, as I told you, when the moment you're talking about serotonin brain cannot produce. Your gut has to produce. If your gut is in bad shape, how much ever visualization you do, you won't get that good feel. Yeah. To get that good feel, to feel that happiness. कैसे लोग कर सकते हैं अपना brain and body optimization? That's what biohacking is all about. That's why I call it as biohacking for life success. यानी कि these are fundamental things. I'm not talking about getting into DNA, getting into microbiome. Even fundamentally, if you know some of the basic things, किस तरीके से आपके body, आपके brain और आपके mind को आप optimize कर सकते हैं, then of course all these practices, whether it is power of visualization, जो भी है, law of attraction, vision, mission building, ये सब चीज़ें definitely required है. लेकिन आपका foundation तो होना चाहिए ना. Without foundation, how do you work? Yeah. Can you also, क्या आप creativity re-engineer कर सकते हो? From biological and psychology perspective. Yeah. Like जैसे अब हमने भी बात करी कि ब्रेन के सारे moods possibly आप hormones अगर maintain करते हो, right? So you can improve your performance. Absolutely. Creativity कर सकते हो क्या? Can you make your brain more creative and innovative? See, it depends on how do you define creativity. जैसे कि ये जो flow state के बारे में सुना होगा ना. So normally anyone who actually excels in their profession, only when they reach that flow state. So flow state is a combination of different hormones. Okay? And only when you have enough endorphins,
enough acetylcholine, all those kinds of hormones come in a balanced form. That's the time you attain that flow state. So flow state in a training model, हम कहते हैं कि flow state achieve करने के लिए आपको चाहिए skills and challenge. Okay? और जब भी आपका skill जितना भी है, उससे भी एक step आगे है आपका challenge. That's the time you attain the flow state. Yeah. But if your hormones are not supporting it, you will never achieve it. So you need to have that endorphin rush. You need to have that serotonin and dopamine rush. So you need to have that balanced state. That is the time you actually achieve this. Then most creative things happen in the flow state. You are a creative person. मेरे ख्याल से तो जब आप वो flow state में हमको पता भी नहीं चलता कितने टाइम तक काम किया. Yeah. You don't even know. The more you work, the more energy you get. True. You never get drained. So I think it all depends on, your body, your brain, and how your overall functions. See, we have even seen, I work with a lot of entrepreneurs, especially in optimizing their body brain. Women entrepreneurs, especially maybe what I'm going to say may be a controversy, but still decision makers, especially when women come on the chair. We have seen many cases where जब एक लेडी का जो hypothyroidism चल रहा है, she is prone to make wrong decisions. Not even not taking decision, wrong decisions. क्यों? That's the way you are structured. Your brain will work, but in a different direction. क्या होता है inside जिसकी वजह से wrong decisions होता है? Basically, giving wrong interpretations. See, if you look at it, every single thing, अगर आप देखें, तो I can actually connect everything which happens in the brain to an electrical or chemical or mechanical programming. So go ahead, tell me something about it. कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से एक certain state में अगर women होती है तो वो wrong decision लेती है. Okay. Now, how does a decision happens in your brain? और how does communication goes in the brain? जैसे कि आपके बारे में आपने कुछ मुझसे पूछा, तो that time I'm hearing that, and after that some of the neurons are getting activated. So neurons are like, they have got axons, dendrites, it's like a huge network. Around 100 billion neurons is what they are saying. So it's an electrical impulse which moves from the end of the neuron to the other end. Okay. दूसरे एंड में पहुंच गया था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उस टाइम वो वहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स होता है और न्यूरोकेमिकल्स, कुछ चीज़ें न्यूरो ट्रांसमिटर्स है, कुछ तो न्यूरो इनहिबिटर्स है, तो उसको चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. देन दैट न्यूरोकेमिकल goes and charges the next neuron. Then the electrical impulse moves. This is what's happening the fraction of a second inside your brain. Okay. जैसे कि आपको एक हैप्पी न्यूज़ आप सुना या कुछ एक्साइटिंग चीज़ सुना, so then that the electrical impulse goes and the serotonin gets charged, and the serotonin goes hit the next neuron, come back, it's called serotonin reuptake, and the next neuron get charged. So this is the process. Imagine a situation जहाँ पे उनके सिनेप्सिस के बीच में सेरोटोनिन का लेवल ही कम है. I'm just giving an example. Now he may get that information, which is happy news, but he will not get that feeling. Okay. Now another situation is where यहाँ से जो ये सिनेप्स के जो एक न्यूरॉन के एंड से ये जो सेरोटोनिन एमिट करके दूसरे न्यूरॉन को चार्ज करके वापस आना है, इट्स कॉल्ड रीअपटेक. सो ये रीअपटेक फास्टर हो गया, डिसफंक्शनल हो गया. So what happens is that, what is happiness? Happiness in a chemical format, it is how much time the serotonin stays in the synapse. That's your happiness. If it doesn't stay there, you won't feel happy, or your happiness moment will be very less. Okay. Now, अगर a reuptake में कुछ problem है, that is why people get into depression. One of the reasons. जहाँ पे जो ड्रग जो देता है, प्रोजाक जैसे ड्रग्स जो देता है, उसको कहते हैं SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. यानी कि वो रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, वहाँ पे ही ब्लॉक करते हैं.
यानी कि you get more serotonin present in the synapse. So this medicine is given with the presumption that you have serotonin. The problem is with reuptake. लेकिन serotonin कम है तो ये medicine काम नहीं करेगा. Now this is one example of serotonin what I'm talking about. This is the same way you can say the electrical and chemical connectivity which can actually change everything what we think of. So then, but is it that easy to do? Is it everything that you're saying कि ये change हो जाएगा, ये ऐसे shift हो जाता है, इसकी वजह से ये problems होती है, किसी किसी को decision making में problem होती है, ये पूरा जो chemical एक से दूसरी जगह chemical के बीच में जो slow process जाती है, right? Is it changeable? Changeable, yes, absolutely. Absolutely. And majority of the hormones, your gut plays a major role. Just if you fix your gut? Your primarily. And then, of course, you know, endorphins. How do you generate more endorphins? Exercise generates more endorphins. There is another thing called BD, brain-derived neurotrophic factors. So brain-derived neurotrophic factors, which is called BDNF, these are considered to be something called fertilizer for all the hormones. Okay. So how do you increase BDNF? अगर BDNF का quantity बढ़ाए तो BDNF increases when you are engaging into kind of whatever body movements, exercise, dance, even your hormesis process, the controlled stress process. All this creates BDNF, which actually fertilizes all other hormones. So there are so many ways you can actually hack. बहुत सारे entrepreneurs और CEOs होते हैं जो बहुत competitive भी होते हैं and वो घुस जाते हैं. They are drive heavy, just take it. Yeah. But then there's another problem which a lot of ambitious people are facing. और वो है burnout. वो एक टाइम बाद इतने competition या इतनी चीज़ें में burnout feel करते हैं कि यार अब हो गया है, मतलब अब मेरे को और मज़ा नहीं आ रहा और नहीं करना. And then they feel that, is there a way out for that? Yeah, burnout mainly happens because your body and brain is actually not supporting you. जहाँ पे आपको पहुँचना है, जहाँ पे आपका माइंड पहुँचना चाहता है, वहाँ पे आपके बॉडी नहीं पहुँच सकते हैं. That's the time you feel burnt out. मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल में तो इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बेसिकली कॉम्पिटिशन हैज़ गॉन अप. AI has come in and so things are moving faster. Yeah. जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जैसे कि हमारे जनरेशन में ज़्यादा लग रहा है कि हम जितने भी दौड़े पहुंच नहीं रहा है. That's a problem. Yeah. That is eventually becoming a burnout. Now, what is the solution? The only solution is you need to really hike yourself up. You need to increase your brain functions and body functions. There's no other way. So, आपके जो brain का जो optimized level पे पहुंचाना, जैसे हमने उसके बारे में बात भी किया था. I think there are few things which anybody can do. Yeah. One is, brain is mainly made of fat. अगर आप देखें तो गुड फैट की ज़रूरत है ब्रेन के लिए. तो लोग आजकल बहुत सारे लोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल का इश्यू की वजह से कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं. दैट इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर ब्रेन इन नेगेटिव वे. सो आई थिंक आई एम नॉट गिविंग इट एज अ मेडिकल एडवाइस बट स्टिल मेरे ख्याल से what I always recommend people is that get on to Deshi ghee, the A2 ghee, which is extremely good for your brain. Empty stomach, 1 chamach ghee. A2 ghee, not the normal other ghee. Other ghee is inflammatory. Interesting. Yeah. And because you're talking about improving performance and brain performance, right? Ghee के अलावा और कोई टेक्निक है? Coffee is it's not just because of the caffeine. Right? Caffeine is only one part of it. Good coffee contains polyphenols. Polyphenols, very powerful antioxidants है. आपके लिए भी बहुत बढ़िया होगा. You need antioxidants. Anything which contains deeper color, natural, deeper color, has got rich antioxidants. So polyphenols, यानी कि fat based जो भी चीज़ें हैं, जैसे brain fat based है, तो वहाँ पे अच्छी काम करते हैं.
So these are some of the things which really can work well. What is your take on chemically जो लोग brain boost करते हैं? Because of chemical background. You don't require to do that. But explain me that. वो कैसे work करता है? क्योंकि lot of entrepreneurs around the world, top level entrepreneurs, psychedelics use करते हैं. Elon Musk says it out very out loud. I don't know what he uses, but he takes substances. Yeah. Right? तो क्या होता है psychedelics? See, it's basically to change the hormonal structure in your brain. You know, it can enhance certain. Suppose if you wanted to have a hike, if you wanted to have certain mood elevations, all those different things. जो टेम्पररी फिक्सेस है, मैंने कभी नहीं सुना है कि साइकेडेलिक्स यूज करके परमानेंट फिक्स किसी को मिला. आई हैव नेवर हर्ड इट. सो आई थिंक it's you cannot say that it's bad because maybe the people who are using it, they are getting some benefit out of it. And what about a lot of people use shrooms as well? Yeah. वो क्या होता है, उससे क्या होता है ब्रेन पे? See, these also basically these contains different polyphenols. Polyphenols have got direct impact on your brain because it's a fat surface. So इसका impact क्या है, ये कितना साल तक होगा, कितने ज़्यादा साल यूज़ करने से क्या फ़र्क होगा. एक चीज़ तो समझना चाहिए, ब्रेन से जब खेलते हैं तो बहुत केयरफुली खेलना चाहिए, क्योंकि जब उनको एक चीज़ में ये सब केमिकल निकाल दो, जो भी चीज़ उनके लिए फेमिलियर हो चुका है वो उनको चाहिए. विदाउट दैट डोंट वर्क. दैट्स वेरी क्लियर. सी, थिंक अबाउट इट. जैसे लोग स्मोकिंग चालू करते हैं, उसके बाद एक सिचुएशन पहुंचता है जहाँ पे स्मोकिंग हैबिट बन चुका है, और उसके बाद एक बिलीफ बिल होता है जहाँ पे उनको लगता है कि मुझे टॉयलेट में जाना है तो स्मोकिंग के बाद ही हो सकता है. सी, what are you talking about? I ask this question to people. You know, मेरा डाइजेशन इम्प्रूव होता है जब, अरे यार, जब आप स्मोक करते हैं तो वो जो क्या पूरा जो स्मोक गोज टू योर स्टमक और व्हाट, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए. नॉनसेंस. But your brain is a nonsense organ. It doesn't have intelligence. It has been tuned. It has been actually programmed that way. तो brain has got a new program, a pattern developed, जहाँ पे वो उनको ऐसा लग रहा है कि yes, ये जो लंच खाएगा उसके बाद ये स्मोक आएगा, निकोटिन बढ़ेगा, उस टाइम I will start my digestion. That's it. इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि ब्रेन इज द मोस्ट ट्रेनेबल ऑर्गन. And then if you train it badly, then it just Absolutely. like that. It doesn't know what is good, what is bad. But what is your take on जो अभी नए adaptogens हैं, जैसे अल्फा GPC लोग लेते हैं to improve their focus and memory? तो should people take that? They can, but safer than many of the psychedelics. But always remember this. You know, once you practice with the brain, it is not with the body. With the brain, it becomes a habit, whether you like it or not. What are the levels? First is great sleep, that is level 1. फिर वो लोग ही कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती तो लोग कैफीन यूज़ करते हैं, उससे ब्रेन परफॉर्मेंस बेटर करने की. फिर कैफीन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 1 कप 2 कप 3 कप से भी सेम टाइप की उनको अब हाई नहीं होता क्योंकि कॉफ़ी से रेजिस्ट हो गए. तो फिर वो ऊपर जाते हैं कैफीन से ऊपर, विच इज़ कैफीन के साथ ब्रह्मी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट कर देंगे, राइट? या एल-थियानिन स्टार्ट कर देंगे. L-theanine is common now, yeah. सो एल-थियानिन या ब्रह्मी यूज़ करके उसको बेटर करेंगे. फिर जब उससे भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये अल्फा जीपीसी इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर अल्फा जीपीसी की भी आदत हो जाती है तो फिर क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? देन व्हाट्स नेक्स्ट? All because you are trying to only finding out shortcuts. अगर सही तरीके से आप देखना शुरू कर दे तो फर्स्ट यू फिक्स योर स्लीप. वो ट्रबल होती है, इसीलिए तो ये सब स्टार्ट होता है. हाँ, वही बात कर रहा हूँ ना. सी वी आर एक्चुअली, यू नो, हमारा जो भी एनिमल्स है, जैसे हम भी एक एनिमल है, एंड वी वर्क विद द सर्काडियन रिदम. जैसे कि सनराइज के पहले हमारा जो कॉर्टिसोन बढ़ते हैं और वो एक लेवल पहुंचते हैं, यू नो, सनसेट के पहले वो तो मेलेटोनिन बढ़ते हैं. दिस इज सर्काडियन रिदम. नाउ अगर आपका मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, कि देयर कुड बी सम रीजन. व्हाट रीजन? गट. Everything is related to gut. Serotonin and melatonin, you know, they are brothers. You know, one produces the other.
again, that is also going to be connected to your gut and also your entire overall body functions. So अगर आपका body functions और gut ठीक नहीं करा और उसके बदले आप सिर्फ brain को ठीक कराने के लिए कोशिश किया, तो I think you are actually wasting your time. So first is gut-brain connection you need to fix, or else everything else is stupidity to work on. Body, brain, and then the mind. First is body and brain. Because we call it as psychosomatic. I think majority of the issues right now happening is soma-psychotic. Explain. Starting from the body and getting into the mind. What do you think? ऐसी कौन सी गलती करते हैं इंडियन स्पेसिफिकली जिसकी वजह से they are losing 10 years of their life? In terms of death or? In terms of death, in terms of healthy lifestyle, in terms of diseases, in terms of whatever. It's an open-ended you are question right. for you. Because now people are aging faster. Though they are living longer, they are aging faster. Yeah. Mainly because right now, we are in a period where the overall stress level has gone up. Because as a human, the world is demanding more from you than the world was demanding 10 years back or 20 years back. There are more opportunities. You have to run faster. So, like what we discussed, chances of burnout is very high. True. उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आपको आपका न्यूट्रिशन, आपका जो बॉडी का मूवमेंट, आपका जो हार्मोनल फंक्शंस, आपका जो ये सब चीज़ें सही तरीके से ठीक नहीं किया और नहीं हो रहा है वही, स्पेशली न्यूट्रिशन. क्योंकि आजकल अगर आप एक डॉक्टर से मिले, इवन डाइटिशियंस, दे ऑल टॉक अबाउट गुड फूड. मेरा सवाल है कि यह कहाँ मिलेगा? आई डोंट नो. यानी कि अच्छे वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ. वेजिटेबल्स में तो पूरा केमिकल ऑफ पॉइजन्स डाला हुआ है. और नहीं, ऑर्गेनिक खाओ. We had a survey last year in our state where they actually inspected organic vegetable stores, and they found that 58% of the vegetables had chemicals. So what do we believe in then? That's what I'm saying. Then you start a kitchen garden. तो मेरे ख्याल से वो तो लक्ष्य है. हर एक के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है. हो ही नहीं पाएगा. So what is left? मैग्नीशियम. कुछ लोग कहते हैं मोरिंगा खाओ. मोरिंगा का लीफ में बहुत सारे मैग्नीशियम है. वेरी गुड. मोरिंगा इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम. बट लेटेस्ट रिपोर्ट सेज दैट सॉइल में मिनरल्स का, स्पेशली मैग्नीशियम का जो लेवल 58% कम हो चुका है पिछले 10 साल में. प्लांट खुद ही मैग्नीशियम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. दे टेक इट फ्रॉम द सॉइल. सो वेयर आर वी गोइंग नाउ? सो यू नीड टू हैव सप्लीमेंट्स. There's no other option. But you need to know which supplements you require. आज के दिन में अगर आपको टाइम के मुताबिक चलना है, पेस हासिल करना है, और you have to slow down your aging, your body has to move continuously, number one. And number two is that you need to be on supplements, which is more of personalized. There's not a generic thing for everyone to do it. मेरे ख्याल से फूड से ही सब कुछ, खाने से ही सब कुछ मिल सके. हो सकता है कुछ रिच लोगों के लिए जिनके पास एक किचन गार्डन है, वहाँ पे वो सभी चीज़ें ग्रो करा रहा है, ठीक है. अदरवाइज आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल. हाउ मेनी सप्लीमेंट्स आर टू मेनी सप्लीमेंट्स? आई थिंक इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. आई हैव सीन, मेरा जो कुछ दोस्त लोग हैं जो यूएस से बायो हैकर्स है, जो एक जार में पूरा सप्लीमेंट्स लेके आते हैं. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. जैसे कि मैं बी कॉम्प्लेक्स नहीं खाता हूँ, बट आई टेक B9 फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि B9 यानी कि मिथाइल फोलेट फॉर अबाउट 2 weeks, एंड आफ्टर दैट आई कट इट ऑफ. तो मेरे लिए एक सप्लीमेंट स्टॉक है मेरे जेनेटिक प्रोफाइल के मुताबिक. उसमें चेंज होता है जब मेरा जो ब्लड मार्कर्स में कुछ फर्क होता है तो चेंज होता है. अदरवाइज आई फॉलो दैट स्टॉक, सो विच गिव मी प्रीटी गुड एनर्जी लेवल्स, एक्सेलेंट स्लीप, peace of mind. I have a friend who's a nutritionist and performance coach for one of the top athletes in the world. Okay. Like top level athlete, okay. And that athlete takes around 52 supplements a day. Yeah.
I've got people more than 100 supplements a day, 100 tablets a day. Yeah. Is that safe? 52 to 100 supplements in a day. 100 गोलियां खा रहे हो आप. 100 से ज़्यादा एक जार में लेके आते हैं ब्रेकफास्ट. ये कितना जिएंगे? कोई प्रॉब्लम हो रही है इससे? वो तो मुझे पता नहीं. I don't know. I really don't subscribe to that anyway. But they are actually doing a carpet bombing. हाँ. They are actually doing a carpet bombing. ये 100 तो मतलब थोड़ा ज़्यादा है ना, right? बहुत ज़्यादा. Exactly. मेरे ख्याल से. I don't think. What is that? You know, are you a human? You know. Exactly. So how many? What's the limit? Like what is too many supplements? If you are a healthy adult, देखो अगर आपको कोई बीमारी है, कुछ चल रहा है कि मे बी मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या कैंसर या कुछ ऐसे चल रहा है और आपको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़, दैट्स सेपरेट. लाइक दैट्स ओके कि आपको 20-30 तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए. दैट्स फाइन. नॉर्मल हु इज हेल्दी जस्ट टू ऑप्टिमाइज अपना परफॉर्मेंस, उन लोगों के लिए कितने सप्लीमेंट्स होने चाहिए? I think if you are actually not going as per the genetic profile, I say आपको कुछ supplements use करके आपको लग रहा है कि आपको health balance करना है, तो I will always suggest, somebody says offhand, can you say a few? I'll say vitamin C, natural. Then once in a while natural vitamin E if you can get. क्योंकि antioxidants आज बहुत ज़्यादा चाहिए हमको. We are living in such a polluted place. Then you need to have omega-3 fatty acids for sure. Yeah. उसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. Omega-3 fatty acids तो चाहिए. Magnesium as such आज के दिन में तो बहुत important mineral बन चुका है. Then if you can actually have a good natural prebiotic to stabilize your gut, I think that's something which is kind of very, very generic. It works with everyone, most of the people. Yeah, these are required anyway. मतलब 4-5 तो अब हर किसी को रख करनी चाहिए based on their एक multivitamin, multimineral भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. Just a multivitamin, multimineral, natural. But किसी के लिए 4-5 गोलियां बहुत ज़्यादा होती है ना कि 5 दवाइयाँ रोज खाऊंगा. But otherwise, where do you get it? कहाँ से आपको nutrients मिलता है? यानी कि आपके खाने के मतलब क्या है? कुछ डॉक्टर्स तो अगेंस्ट होते हैं सप्लीमेंट्स के. That's mainly because they see, if you look at it in the MBBS when they study, I think nutrition is one session, one class. That's and I got so many friends, they say that they bunk that class. No, that's jokes apart. I think nowadays they are understanding. मैं जब 10 साल पहले जब सप्लीमेंट्स बेचते थे उस टाइम तो many doctors were telling that these are all actually creating expensive urine. Yeah. But now they don't say like that. They're shifting, They are seeing difference when they are actually giving supplements along with medication. जैसे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए कीमोथेरेपी में डालने के टाइम पे एडिशनल कुछ सप्लीमेंट्स देने से they see that their health is improving. Yeah. जैसे ये सब चीज़ें जो करेंगे लोग, हेल्दी रहेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, डाइट, न्यूट्रिशन, bunch of treatments, all of this, right? Biohacking, longevity, सारे buzzwords. Do you think इससे actually death becomes an option? The geneticists actually claim that now. Really? Yeah, there is a book called Death of Death. Okay. It's written by Josh Codiaro and David Wood. So they say that by 2045 death becomes optional. Like science will reach at that level where you can decide where you want to die. Not to that extent, but like when you know all the kinds of possible probable diseases for which you have a high risk, and once you know the triggers, and if you can block the triggers, the chances of your death from these diseases is minimized. Now, during your lifetime, the present day, if you are able to have a proper lifestyle based on your genetic and metabolic profile, I think chances of dying from these diseases are drastically coming down. So it's almost like, you can say that is becoming optional. Do you believe in it? I believe in it. I'm not saying that you won't die. See, some people say that, can I reverse my age? You can reverse your biological age. You cannot reverse your age. Normally we calculate our age as per the calendar. Yeah. But that days are gone now. Or at least in the coming years, you are going to see it happening.
because biological age can be measured through a methylation test. Now, if you look at your biological age and suppose I say that I'm at in my 60s and I wanted to perform my as if I was in my 40s or 50s, which is possible now. And I strongly believe that days are not far away when, for marriage, people are going to check your biological age certificate. Because majority of the people now, people say that, hey, Sajeev, always you people say that, people are living longer. But nowadays, even at young age, people are getting diabetic. People are getting blood pressure. Exactly. Yeah, it's basically because your chronological age, your calendar age may be 30, but your biological age may be 50. So you're attracting all the diseases which are supposed to happen 50 right now. So I think it is possible to live longer, stay younger. You said कि future में or maybe like right now also कुछ लोग अब ये देखना start कर देंगे biological age. Absolutely. कितनी है, They will ask for the certificate. Yeah. Now you say that, okay, what is a bridegroom's Biological age. Biological age. Show me the certificate. Do you think जरूरी है करना चाहिए? मेरे ख्याल से yes. if you wanted to create the healthy offsprings, which is nowadays not a priority nowadays. But healthy offsprings के लिए आजकल बहुत लोग ना blood test कराते हैं और actually जीन टेस्टिंग भी मैंने सुना है कि कब मैरिज शादी करने से पहले लोग कराते हैं, जैसे थैलेसेमिया जैसी कंडीशंस अवॉइड करें अपने बच्चों में, इसकी वजह से पीपल गेट देयर टेस्ट डन. Even to that extent, epigenetic modifications, suppose from childhood itself, if a boy and a girl start doing the epigenetic modifications as per the profile, and when they get married, the chance of the next generation getting some of these mutations will be less. कौन से टेस्ट कराने चाहिए कपल को शादी करने से पहले? What do you think आज के ज़माने में? What all tests? So there is some specific genetic test to identify certain factors like whether there will be a genetic disease. These are not genetic diseases. Genetic disease, chance of genetic disease, which can be found out. कौन से टेस्ट होते हैं? It's a pure genetic test connected to reproduction, which genetic labs do it under the supervision of medical doctors. It's not like like you can get it done consumer product. It's not like a do-it-yourself product. But do you think people should do it? I think it's a good idea. But I think this is also a good idea. Like in the sense that if you know about your genetic predispositions and you start making lifestyle modifications in a young age, and both the child, because there is a geneticist who came out and made a statement that the child who is going to live more than 1,000 years is already born. Really? Yeah. So you're saying शादी से पहले ना genetic test for reproduction, genetic test which is for lifestyle modification, ये दोनों कराना चाहिए लोगों को चेक करने के लिए. अच्छा होगा. Yeah. And biological age. Biological age for marriage. For marriage. हाँ, marriage के लिए. Like marriage के time पे ये तीनों चीजें अगर देख ली पहले ही, so you would know what kind of person you are trying to sign up के for. पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. अरे इतने ज्यादा रिस्क है इसका. तो उससे पता चल जाएगा ना कि जब अरेंज मैरिज ही कर रहे हो, लव में मे बी ऑल ऑफ दीज थिंग्स डजंट मैटर, बट जब अरेंज ही कर रहे हो, जब आप ये देखते हो कि परिवार कैसा है, कमाते कैसे हैं, लोग कैसे हैं, आसपास के लोग किधर रहेंगे किधर नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स, रीजन, लाइफस्टाइल, स्पेंडिंग पावर, द वे दे, फैमिली के रिचुअल्स, रिलीजन क्या है, सब देखते हो, 1000 चीजें देखते हो. तो ठीक है, ये ब्लड टेस्ट में पता चले जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, कितना रहने वाला. True, very true. Yeah. Shit. Oh, crazy. That's incredible. Okay. मुझे बताओ जीन एडिटिंग कितनी दूर है मुझसे? Gene editing, if you look at it, it's already happening in some way or other. Really? Not in India. Yeah, there's a lot of work happening. Gene edit करके बच्चे better बना सकते हैं. That's what gene editing is, right? Correct. But it's official in the lab level. It's happening right now. Okay. Not on the commercial level, not on a consumer level. There are some crazy people in the US. They have made it commercial also, unofficially. तो क्या होता है? Tell me क्या commercially उन्होंने करा है? The editing, gene editing means they use a technology called CRISPR
It's called a CRISPR technology. That's a technology which is being used. Now, what do they do? Now, suppose if you have a genetic variant, that means, if you look at the gene coding, it is in 4 letters, A, T, C, G. Okay. So these are the 4 letters. So now you have, I'm just giving you a very hypothetical case for a basic understanding. Yeah. Now imagine when I did your gene decoding for you, genes responsible for, say, eyesight. Suppose it's the universal healthy gene. Suppose if it is AATTCCGG. And when I looked at your gene, it is AATC, GGCC, something like that. There's a variation, which is called a variation. And this variation, 94% of the people who are having this variation have got glaucoma, suppose. Okay. That's how we come into the inference that you have a higher likely chance of glaucoma. Now, through gene editing, actually, if we can actually correct those variations, then you're perfect, right? So this is one way of looking at it. Another way of looking at it is gene editing for cosmetic changes. Like, someone want a blue-eyed boy. So change the color. Blue-eyed boy. you want to change the color of the retina. The color of the retina also is a genetic function. And ये हो जाएगा. Yes, of course, but it's not officially accepted. But हो रहा है, like lab में होता है. Unofficially हो रहा है. Unofficially हो भी रहा है, and results हैं. Results होता ही है. Definitely होना चाहिए. In fact, if you look at, if you Google it, you can see that there are so many cases which, the FDA has actually filed against for doing unauthorized gene editing. So you can't say that it's not happening. So it's, let's say, एक तो हो गया ये कलर और फीचर, फिजिकल फीचर्स यू कैन एडिट, एंड आप जैसा बच्चा चाहते हो वैसा निकल जाएगा कि मुझे मेरा बच्चा ब्लू वाइट चाहिए तो ये जीन में चेंजेस करो, एंड दैट इज हैपनिंग. डिजाइनर बेबीज. ओके, सो there's a word. But can you design in a way कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाऊँ, मैं ज़्यादा if that is possible. High IQ वाला बच्चा. All that is possible if once we go deeper into gene editing, but it's in a peripheral level right now at this point of time. Today it's not possible. No. Athleticism or in some maybe. Yeah, you can actually even increase your characteristic as an athlete. Of course, you should be able to do that once you are able to edit in the proper way. What is perfect gene pool? You can only call it as a perfect gene pool only because based on the kind of data which is being gathered in the gene pool, where they know each of these organs healthy genetic profile kaise hota hai. So that is the global data pool to which actually you push your data and see. And do you think कि हम अभी भी evolve करते ही जा रहे हैं कि हम biological peak पे पहुंच गए? No, we are evolving because if you look at it, even your brain is evolving. There are somewhere I read a research paper where they say that even the size of the brain is increasing, especially the neocortex, the external part of it. So I think the evolution is still on. We are not saying that we are complete. What do you think? What will biological peak would look like for humans? For me, I think I always allow people to dream or make people to dream about celebrating your 100th birthday after completing a 5-kilometer run with your great-grandchildren, and then after that go to the place wherever you want to go for your work which you love to do. That'll be the peak. Yeah. Are there people who are able to do this today? Yeah, I think if you look at there are certain places like Japan, some part of Japan you can see people are having that kind of lifestyle. In Italy, there's a place called Sardinia, in which people are living at 120. Blue zones. Some of the blue zones, you can see this happening. Yeah, and I think it is not just a dream. It is possible. It's increasing also. Like but it's contradictory. कि average life expectancy बढ़ते जा रही है, but then young deaths भी हम लोग बहुत ज़्यादा देखते रह रहे हैं.
So are we That's- like dying younger? Yeah, Or that's overall are we why increasing? that's why the phenomenon is basically, are we living long and dying short, or are we living short and dying long? I think what has happened right now is that because of the medical science, the advancement in medical science, we are able to die long. Means when my dad had his first heart attack, there was no angioplasty during that time. I'm sure that had that time there was an angioplasty kind of thing, he would have lived more. Now here what's happening is that at the age of 30 or 40 people are getting some or other diseases, और उसके बाद उनको जो मेडिकल साइंस का हेल्प से उनका जो डेथ को एक्सटेंड करा रहा है. प्रॉब्लम क्या है कि दवा और कुछ ना कुछ लिमिटेशन की वजह से उनका परफॉर्मेंस और उनका एनर्जी लेवल्स कम हो रहा है. Yeah. दिस इज अ प्रॉब्लम. तो आइडियल सिचुएशन क्या होता है? आइडियल सिचुएशन ये है जहां पे आप लंबे साल तक जियो एंड देन you die in a short period of time, and that you live healthy, contributing to the society. I think ये possible है, and this is what I call it as a superhuman life. And is there anything to do with my DNA? Like, can my DNA predict how long will I live? Your DNA cannot predict, but यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं मिथाइलेशन टेस्ट. तो मिथाइलेशन टेस्ट में क्या होता है कि जितना मिथाइलेशन मीन्स आपका जो डीएनए होता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है. ओके, ये इंफॉर्मेशन लेके आपके टिश्यूज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं. दैट इज अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए. वो आके उसका आपका जो जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक फोटोकॉपी लेके जाके मैन्युफैक्चर शुरू करते हैं. उस तरीके से अलग अलग टिश्यूज़ होता है. नाउ ये प्रोसेस के अंदर एक मिथाइलेशन नाम का एक प्रोसेस होता है. Okay. और मिथाइलेशन को टेस्ट करके बता सकते हैं कि ऐसे ही जाए तो कितने साल तक जा सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस ना हो तो, और आपका बायोलॉजिकल एज कितना होता है अभी. ये दोनों मिथाइलेशन टेस्ट से हो सकता है. And then because we're talking about genes and all of these a lot, क्या जीन्स पे ये भी डिपेंड करता है कि हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? Who do we fall in love with? वी कैन टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम कर सकते हैं, जैसे वो भी जेनेटिक्स से कनेक्टेड है या नहीं, फिर भी ऑक्सीटोसिन लेवल्स से आप कर सकते हैं कि आप कितना रोमांटिक है. Okay. कैसे पता चलता है ये? See, oxytocin is the hormone which is actually giving you that romance-related feel, romance, love, affection. तो अगर ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो गया तो यू बिकम नॉन रोमांटिक. तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो ऐसे भी होता है ना, यू हैव बिकम नो मोर लव, नो मोर रोमांस, नथिंग. बेचारा उनका तो ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो गया होगा. सो एंड सेरोटोनिन कम होगा तो डिप्रेस भी ज्यादा रहेंगे, हैप्पीनेस लेवल कम होगा. एब्सोल्युटली, दीज आर ऑल कनेक्टेड आल्सो. या ट्रू. डू यू थिंक डिप्रेशन इज रिटन इन आवर डीएनए? जिससे डिप्रेशन लाइफस्टाइल से ज्यादा होता है कि लाइफस्टाइल तो एक्सटर्नल है. डिप्रेशन सपोज ये दोनों चीजें हैं, यानी कि देयर इज अ कोड जो लिखा हुआ है, वो कोड को एक्टिवेट करने के लिए लाइफस्टाइल या एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए. कोड में लिखा है, बट अगर किसी के कोड में लिखा है कि डिप्रेशन नहीं होगा तो फिर नहीं होगा. होगा, लाइफस्टाइल से होगा, लेकिन इनके लिए चांस ज़्यादा है. जिनके सी हार्ट अटैक जैसे सडन कार्डियक डेथ, ये 100% जेनेटिक है नहीं. सपोज किसी के जेनेटिक प्रोफाइल में सडन कार्डियक डेथ में लो रिस्क है, हाँ, फिर भी उनको हो सकता है. लेकिन ये बंदे को जो होने का संभावना है वो इनसे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई 10x होगा. तो जीन्स के अकॉर्डिंग डिप्रेशन होने के चांसेस जिसको ज़्यादा है उसको तो ट्रिगर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. यस. Okay. Can gene also predict that the person is more prone to lying, addiction, cheating, all of Yeah, that? behavioral traits. Yeah. Yeah? Yeah. How? There are certain genes which actually can decide the behavior. We test separately only the behavioral genes. इसमें हमारा जो एप्लिमो प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा बिहेवियरल पैटर्न्स हम चेक कर रहे हैं, तो उसे भी ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं. टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमको पता चलता है. इंटरेस्टिंग. कैसे? और अगर लेकिन जब बिहेवियर के बारे में देखें तो इज लेसर ऑफ जेनेटिक्स, मोर ऑफ एनवायरनमेंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट.
बट ये भी एक टेस्ट कराना चाहिए ना लोगों को शादी से पहले. नहीं, बट एक चीज तो समझना है राज, यू नो यू आर नॉट एंटायरली ऑफ योर जीन. इट्स द डिसीजन यू टेक. जैसे कि आपने जीन डीएनए को डिकोड कर दिया तो यू गॉट अ कोर इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है. How you are going to design your life around it is what matters. That's what we call it as epigenetic lifestyle. Yeah. Tell me if somebody जो स्मोक भी करता है, ड्रिंक भी करता है, बट फिर वो जिम भी जाता है, will the genes forgive that person? It depends. You know, if that fellow has got all these kinds of different variants, yes, problem. There will be a problem. And I think if you seriously look at it, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जिनका स्लीप खराब होता है कुछ दिनों में, कुछ रातों में, और नेक्स्ट डे वो जिम में जाता है. दैट्स नॉट एट ऑल सपोर्टेड. जीन कैन डू एनीथिंग, नथिंग अबाउट इट. दैट योरसेल्फ इज किलिंग. जैसे sleep is the only one way you can recover. You can actually repair your body, you can recover. And वो सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आप अगर जाके आपके बॉडी को ज़्यादा एक्सर्शन दे दे तो उसमें जीन का कोई मतलब नहीं है. So what would you recommend from purely science and biology perspective? अगर कोई कम सो रहा है तो क्या उसको सुबह उठ के तो भी जिम जाना चाहिए कि वो 1-1.5 घंटा सो जाना चाहिए एक्स्ट्रा? He needs to sleep. Doesn't matter भले sedentary हो. He needs to sleep. यानी कि if you are tired, if you are feeling so much, you know, यानी कि आपको पता है कि you haven't slept well. The most important thing is you need to sleep. See, जैसे आपने सही तरीके से सोया और उसके बाद आप, you know, when you woke up you feel lazy, that's a different thing. हाँ. That's a different thing. Yeah. That's a different पर आप सोए 4 घंटे, उसके बाद should you go to the gym and exert yourself? No, I think you should get enough sleep. Sleep is more important than exercise. Absolutely. Under any circumstance, I say. Food, sleep, exercise. कौन सबसे ज़्यादा important है? Sleep. Second? Food. So ऐसा नहीं होता कि एक्सरसाइज करो और कचरा खा लो? नहीं, कभी नहीं हो सकता. एक्सरसाइज करने वाले लोग कचरा खाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है. बहुत लोग करते हैं एक्सरसाइज खा के कचरा खाते हैं. That's the worst thing which can happen. Why? Because number one is that your body is really working well and you are giving garbage into it. But लोग बोलते हैं ना कि ये एक्सक्यूज है कि अच्छा वर्कआउट कर लो फिर then you can eat whatever you want to eat. See, there are people who are, you know, I know one person who has been regular on the gym every day, 1.5 hours to 2 hours workout. In his 40s, he was detected with colorectal cancer. Now, what is the reason? He hasn't gone through a program, but still I can tell that this guy used to eat a lot of grilled chicken. Normally people, लोग सोचते हैं कि grilled chicken is very healthy. Yeah. Okay. Now, anybody who has got a colorectal cancer, higher risk for colorectal cancer, यानी कि उस तरह का जीन वेरिएंट उनके अंदर है, उनको ट्रिगर करने वाला एक मेजर कंपोनेंट जो होता है उसको कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. एजेस कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. ये क्या है? ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करने वाला एक चीज़ है. जब आप कैरामलाइज्ड चीज़ें अंदर डालते हैं, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जो कैरामलाइज्ड होता है, जैसे बर्न्ड होता है. सो नॉर्मली इंडिया में मेडिटेरेनियन डाइट में जो ग्रिल्ड है वो अलग है. हमारा जो ग्रिल्ड नॉर्मली टॉप लेयर तो बर्न्ड है, दैट इज टेस्टी. बट अगर आपका कोलोरेक्टल कैंसर का जो जीन वेरिएंट है आपके अंदर, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द ट्रिगर. सो इज ग्रिल फूड हेल्थी? यू बेट. You're scaring me today. And आप सबको डरा रहे हो जो देख रहे हैं. कि कुछ आज तक लगता था ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत खाओ. Actually, this is a much better way to then just blindly follow ये मत खाओ या ये खाओ या वो खाओ just by looking at random reels. This is much better कि based on my personalized gene expression, I can actually choose and decide what to put it in my body. Exactly. There is nothing called good food. There is nothing called good exercise.
आपके लिए जो सही है, जो गुड फूड है, मेरे लिए खतरनाक हो सकता है. There is no old proverb which says that one man's food can be another man's poison. Yeah. Now it's Here true. you go. Wow. You kind of answered my second question, but I still want to go out ask you. My question was going to be, दो लोग हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम डाइट खाते हैं, एक मोटा हो जाता है और एक पतला ही रहता है. क्यों ऐसा होता है? Their genetics has got a role to play. Their genetics has got a role to play. That's why that's what generally जब भी हम genetics के बारे में बात करते हैं, यही story normally all researchers show. Exactly the same story. And second, एक बंदा जो हाई फैट डाइट में जाता है, दूसरे बंदा जो दोनों हाई फैट डाइट में जाता है, और what you say low carb high fat, and one person get the results, one person get his kidney damaged. Yeah. If he has got a जैसे कि वो जो जीन वेरिएंट है जो फैट मेटाबॉलिज्म इम्पायर्ड है, तो उनके लिए तो हाई फैट डाइट इज खतरनाक. सो आई थिंक मेरे ख्याल से आज फर्स्ट पहले चीज़ तो है कि हमारे जो डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट है वो सब समझना चाहिए. But tell me, there are people from street smart लोग जो जिनको बोलते हैं ज़मीन से जुड़े हुए लोग, जो टफ हुए हुए, उनको तो ये सब कुछ नहीं होता. राज, शुरुआत में मैंने एक चीज़ कहा था, यानी कि इफ़ यू आर जस्ट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू फील गुड, you keep on doing that. The moment you are actually trying to do something very specific, that's the time you should be very careful. यानी कि मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं साइंस से नहीं कर रहा हूँ, कि your body knows to a greater extent what you can take and what you cannot. There is an intelligence built in your body. तो जब उसके मुताबिक कुछ लोगों के लिए तो इतना शुगर खाने से बाद भी कुछ भी नहीं हुआ. They love sugar. Yeah. And nothing happens. And उनको अगर शुगर कट करने के लिए कर दे तो then they become diabetic. Because maybe their body is producing sugar now. I don't know. So what I'm saying is, whenever you are going into specific regimens, like health patterns, you want to improve your health, अगर आपने एक डिसीजन ले लिया कि मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, मुझे 100 साल तक जीना है, then you be very specific. इसलिए मैंने कहा कि otherwise, you have some basic knowledge about, kind of biohacking which can help me for life success. Go ahead with that. Okay. So let's just talk about this. कि अब ये सब सुनने के बाद मान लो मुझे और जितने लोग ये देख रहे हैं उनको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, उन्हें अब सुपर ह्यूमन बनना है. What is is it possible to unlock superhuman at potential? Absolutely. Everybody has got a superhuman. लेकिन superhuman यानी कि normally जितना मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ that is human. उसके ऊपर जो भी मैं कर रहा हूँ वो superhuman है. अच्छा. वो नहीं है तो वो जो fly कर रहा है. तो I think yes, we can unlock. What is superhuman potential? Superhuman potential is, मेरे ख्याल से हर एक के लिए अलग अलग होता है. जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, उससे भी ज़्यादा जितने भी करे वो मेरे लिए सुपर ह्यूमन है. सपोज मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो जॉब में मेरा सैलरी महीने का 3 लाख तक पहुँचा सकता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसे कर रहा हूँ उससे मेरा जो इनकम 5 लाख 10 लाख, सो दैट्स अ बिट ऑफ अ सुपर ह्यूमन एक्टिविटी विच गिव्स मी अ किक. सो आइडियल सुपर ह्यूमन लाइफ कैसा होता है, जैसे हमने बात किया था, इफ आई कैन एक्चुअली लिव 100 years absolute health, with absolute health, vitality, celebrate my 100th birthday with my great grandchildren. After completing a 5-kilometer run, after that I go and do whatever I love to do. This is a superhuman life. So it all depends on perception. It's how do you perceive it. तो जर्नी अगर किसी को, जैसे आपने पूछा कि आप और या जो लोग जर्नी शुरू करना है, तो we have so many ways to do it. First of all, be aware. इसके ऊपर बेसिक एजुकेशन ले लो. यानी कि
हमको ये समझना चाहिए कि योर हेल्थ इज नॉट योर डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ हो गया तो मैं देख लूंगा. कौन देख लेंगे? आप देख लेंगे. कुछ हो गया तो आप कुछ भी नहीं देख सकते. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ट्रू. कुछ हो गया तो आपके डॉक्टर देख लेंगे. So you have to be very, very true. No, I have got health insurance. Who is benefited? Actually, for health insurance, who is benefited? You are not benefited because your hospital bill is covered only because you are hospitalized. Yeah. तो आपका productivity, आपका performance, वो सब चीजें dim हो गया. So I think people have to be more, logical. तो उसके लिए पहला चीज से होना चाहिए कि जब the most important thing in the world is knowledge. जब मुझे पता चल गया कि ये चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी मिल गया, नॉलेज मिल गया, उस तरह का एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन, एक कम्युनिटी मिल गया, तो देन आई कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो इसलिए हम एक फ्री कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर ह्यूमन ट्राइब. एनीवन जो वॉच कर रहे हैं, दे कैन ऑल जॉइन दिस कम्युनिटी, सुपर ह्यूमन ट्राइब. For free? Free. Can you give me the link? Yeah, absolutely. We'll put that link Yeah, here. yeah. तो अगर जैसे you said about doctors, right? For example, अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो मुझे पता है कि डॉक्टर के पास जाना है. मुझे पता है हार्ट की बीमारी तो हार्ट के डॉक्टर के पास, ब्रेन की बीमारी ब्रेन के डॉक्टर के पास, जनरल है तो एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास. मुझे बस सही बात है. पता है मुझे कहाँ पे जाना. Absolutely. अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे अपना पोटेंशियल अनलॉक करना है, मुझे बेटर बनना है, मेरी एनर्जी बेटर करनी है, परफॉर्मेंस बेटर करना है, स्लीप बेटर करना है, ओवरऑल लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे जिस ब्रेन फंक्शन बेटर करना है, सेक्स बेटर करना है, मुझे एंड्योरेंस स्टैमिना बेटर करना है, ये सारी जो बहुत बेसिक चीज़ें, राइट, सो दैट आई कैन लिव इन अ बेटर वे और मेरे को कोई बीमारी नहीं हो. ये सब बेटर करना है, तो who should I go to? That's a very good question. There's no $1 million doctor for question. I always ask this question to people, saying that, when it is diseases, you have doctors to go. When it is about health, whom to go to? Can I go to a dietitian? Yeah, she may be able to give a diet plan. मैं एक फिटनेस कोच के सामने जाऊँ तो एक एक्सरसाइज प्लान दे देंगे. But I think right now there is a new profession has to be born. That's what Deloitte also is saying. Deloitte has released this report called Future of Health. और उसमें लिखा है कि by 20, right now, the preventive health and wellness is just lesser than 20% of the entire healthcare industry. So उनके रिपोर्ट के मुताबिक ये आने वाले 10 साल या 15 साल के अंदर पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का जो 60% से ज़्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस होने वाला है. That means a new profession is going to be born. सो मेरे ख्याल से वो प्रोफेशन है हेल्थ कोचिंग या परफॉर्मेंस कोचिंग और लाइफस्टाइल कोचिंग. और मैं देख रहा हूँ इवन डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड नाउ, क्योंकि ये फ्यूचर का जो चीज़ है. जैसे बहुत सारे लोग आज ये सवाल है उनके मन में, यानी कि अगर मुझे हेल्थ इंप्रूव करना है, मुझे परफॉर्मेंस इंप्रूव कहाँ पे जाने का है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे तरफ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, एक अकेडमी है विज्ञान, वहाँ पे हम एक कोर्स इंडियन एसोसिएशन ऑफ फंक्शनल मेडिसिन के साथ हम कर रहे हैं. उसका नाम है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन ह्यूमन परफॉर्मेंस कोचिंग. ओके. तो उसमें यही चीज़ें हम सिखाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेटिक्स, माइक्रोबायोम्स, सप्लीमेंटेशन यूसेज, बाकी जो whatever you are talking about, the brain, the thought process range, all those things we are covering. It's an online program. So we are having almost 200 plus people already completed the certification. Nice. So I think उसमें हम एक ही क्वालिफिकेशन रखा है कि आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो yes, that's a very good advantage. Otherwise you should be very passionate about health and wellness. खुद ही आपका health and wellness improve करने के लिए और दूसरों का, दोनों के लिए पैशन होना चाहिए. So I think that's going to be the profession which is going to cater to this. And of course आज के जो मेडिकल डॉक्टर्स है वो भी इस तरीके से ओरिएंट हो रहा है. बहुत सारे a lot of people are coming, especially young doctors, becoming functional doctors. Yeah, functional doctors. हमारा ही कोचिंग प्रोग्राम में मेरे ख्याल से I think more than 30-40 doctors have completed this program. So I think there is a greater level of awareness which is very good. So आज नहीं पता किधर जाएं, आज तो जाके खुद ही सीखें and then they should be able You can be part of the community. जैसे हमारा जो मैंने कहा था ना सुपर ह्यूमन ट्राइब है,
तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स है, वहाँ पे लोग जो खुद ही जो ऑप्टिमाइजेशन पाथ में है उन लोगों से कनेक्ट करा सकते हैं. और यू कैन एक्चुअली एनरोल फॉर सम ऑफ द प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड. मैं खुद ही एक प्रोग्राम करता हूँ दैट इज़ कॉल्ड बायोहैक फॉर लाइफ सक्सेस, जो 3 दिन का 3 घंटे का होगा और 3 दिन के लिए अबाउट 6 to 7 hours 9 hours 6 to 9 hours प्रोग्राम. और एक कोर्स ऑलमोस्ट उसके बाद नेक्स्ट डे से लेके उनका ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वो काम कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली सी डिफरेंस इन हिज बॉडी, ब्रेन एंड माइंड. सो दिस इज द वे टू स्टार्ट. लाइक अगर आप हेल्थ कोचेस और सब आने के लिए वेट कर रहे हैं तो टाइम लगेगा. सो बट यू कैन एक्चुअली एजुकेट योरसेल्फ. बायो हैकिंग इज एक्चुअली हैकिंग योर ओन बायोलॉजी. आप खुद ही चार्ज लेने का है, तो उसके लिए आपको बेसिक अवेयरनेस चाहिए. Here's my last question. Tell me top 3 cases from your last 15,000 cases, right? Top 3 cases जहाँ पे कोई आपके पास आया है and then because of your lifestyle modification genetics program, you have predicted something and identified something or helped them get better in some area of life. I am a good case. What happened with you? Tell me. No, because I have this higher risk for coronary artery disease, and I was having the fear because my father had it at the age of 48. So the question is that, when is it going to happen? So जब वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत काम करते हैं, यानी कि when you have that fear in you, जब हमको ये समझ में आ गया कि what's actually the trigger और मिथाइल फोलेट के बारे में हमको पता चला, और जब मैंने मिथाइल फोलेट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, then I could see that homocysteine is coming down. Then I could actually see that ये जो जो chances of वो जो challenge मेरे जिंदगी के ऊपर था, वो chance निकल गया. Nice. So that gave me a lot of confidence. So these kind of lot of incidents could be there. But these little tweaks. Yeah. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much for spending time with us. It was a pleasure. I think it was a pleasure decoding you. Of course, it's an honor, actually. Thank you so much. Thank you. Pleasure having you. And it was really scary. The first scary podcast. Yeah. Hi. Hey Raj, how are you doing? Very good, sir. Pleasure meeting you. Please have a seat. मैंने ये चेंज देखा recently in last 2 years specifically. मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरी एज के जो लोग 23-24 से लेके 25 to 35 10 years मान लो, जिसने भी अपना बेसिक लाइक करियर या कुछ सेट कर लिया है which is on a good path, who doesn't have to think about the next day's meal, they are getting too much interested into fitness. फिर फिटनेस में जो एक बार जाते हैं फिर और पैसे कमाने लग जाते हैं, then they are like biohacking and सब में घुसते जाते हैं. Like I've seen it a lot. Wellness is not something which you can take it for granted. जब भी आप wellness के बारे में बात करते हो तो you go to a gym, get into a diet plan. But the moment you start looking at a deeper level of genetics, you understand that it's all wrong. It's not wrong. It's all wrong. It's all wrong. Okay. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.